हेडिंग डाल दो लॉग। हाँ दीवाना फैन ऑन कर दूं? ठीक है चलिए। अब लॉग में मेनली तो बेटा इसकी हमें प्रॉपर्टी ही काम आती है, समझ गए ना? मेनली हमें इसकी क्या काम आती है? प्रॉपर्टी। मेरी बात समझ गए ना? ठीक है, तो हमें लॉग की प्रॉपर्टी देखनी है। बहुत ज्यादा ऐसा हमें लॉग के बारे में नहीं पढ़ना है, जितना मैथ्स में होता है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें तो बस लॉग की प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं वो देखना है, और एंटी लॉग और लॉग कैसे लेते हैं वो देखना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है मेरी बात? चलिए तो देखिए ध्यान से। लॉग में यहाँ पे होता है एक बेस होता है, ये कौन होता है बेटा? और ये होता है इनपुट, ये कौन होता है बोलो? हालांकि इनपुट ये दोनों मिलके ही कंप्लीट इनपुट होता है। बेस और ये जो मैंने इनपुट यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गए ना? वैल्यू, लॉग की वैल्यू जो है ना, अगर बेस फिक्स है तो इनपुट अलग अलग डालते चलोगे तो अलग अलग आउटपुट आता चलेगा। अगर इनपुट फिक्स है और बेस बदलते चलोगे तो भी वैल्यू बदलेगी। ठीक है, ये दोनों को बदलोगे तो भी वैल्यू बदलेगी। बात समझ गए कि नहीं? ठीक है, कुछ ऐसा मान लीजिए कि लॉग बी मतलब बेस, और यहाँ पे ए लिख देता हूं कुछ इनपुट। अरे मतलब कुछ भी ए यहाँ पे पुट करते जा रहे हैं, या एक्स कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो? एक्स। जैसे वाई बराबर मान लो, तो ये कुछ मान लीजिए सपोज एक्स हो गया। क्लियर है ये? तो अब यहाँ पे याद रखना, बेस कभी भी जीरो नहीं होगा, बेस कभी भी जीरो नहीं होगा, और नेगेटिव भी नहीं होगा। और याद रखना ये चीज। क्लियर है ये चीज? अरे भाई हाँ या ना? यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे ये जो चीज है आपकी क्या इनपुट जो लिखा है मैंने यहाँ पे, ये इनपुट या एक्स जो भी है, एक्स यहाँ पे एक्स भी क्या नेगेटिव हो सकता है? यहाँ पे ये क्या एक्स नेगेटिव हो सकता है? सोचो, क्या एक्स नेगेटिव हो सकता है? नहीं, एक्स भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है? एक्स भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। समझ गया ना? एक्स भी जीरो, लॉग जीरो हो तो सकता है, इन्फिनिटी हो जाएगा वो, माइनस इन्फिनिटी। कितना हो जाएगा? माइनस में इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? एक्चुअली में लॉग का कुछ जो नेचर होता है ग्राफ का कुछ ऐसा होता है बच्चों, ऐसा। ये इधर वाई एक्सिस और इधर ये एक्स एक्सिस। ध्यान देना, ये जो वैल्यू है कुछ भी बेस हो, है ना, ये वन पे हमेशा कितना हो जाएगा? लॉग की वाई की वैल्यू जीरो, चाहे कुछ भी बेस हो। ठीक है, अगर ये वन पुट कर दिया आपने तो अब वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ? जीरो है ना? मतलब मैं इस पॉइंट के रिगार्डिंग ये कहना चाहता हूं कि वाई बराबर लॉग, ये बेस में कुछ भी है, मतलब डिफाइन है इस ऐसा वैल्यू जिसपे लॉग डिफाइन है वो बेस है। अब यहाँ पे इनपुट हो गया तो वैल्यू आएगा हमेशा जीरो। कितना आएगा? हमेशा ही जीरो आएगा। क्लियर है ये चीज भाई? हाँ या ना? अच्छा, अगर एक्स की वैल्यू कितना डालोगे, जीरो पे टेंड करोगे तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी? माइनस इन्फिनिटी में। कहाँ चली जाएगी? ये एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं है, देखो एक्स कभी भी, और कभी भी एब्सोल्यूट जीरो भी नहीं है, टेंस टू जीरो हो रहा है। अरे बोलिए ये चीज भाई, हाँ या ना? एक्स इधर नेगेटिव है ना, तो कभी भी नेगेटिव जा रहा है क्या? ये नहीं। क्लियर हो गई हमारी बात? अरे भाई हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्लियर है ये? अच्छा, ये वन भी नहीं होगा बेस। क्या नहीं होगा? और वन भी नहीं हो सकता बेस। समझ गए कि नहीं? ये मेरी बात समझ में आ गई आपको या नहीं आ गई? चल, अब यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बन गया y बराबर, अच्छा अगर यहाँ पे है ये बेटा बेस ई हो जाता है, मान लीजिए बेस कितना हो जाता है, तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? समझ गई ना? तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं? इसी को ln x क्या लिख सकते हैं? बात समझ गए? एक होता है, आपने देखा केमिस्ट्री में फ्रिक्वेंटली यूज होता है बेस 10। कितना? अभी यहाँ पे बेस कितना लिया है हमने? ई की वैल्यू कितनी होती है बोलो वैसे? 2.71 कुछ ऐसे होती है। अरे भाई बोलो। चलिए
ई एक कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा जो एक्सपोनेंशियल वाला ई है ना वही है ये ई। क्लियर है ये चीज? चलो थोड़ा भी यहाँ पे देखना ध्यान से, जो x है आपका, सॉरी यहाँ पे जो log, अगर यहाँ 10 आ जाए, कितना आ जाए बोलो, तो ये कुछ अलग हो गया। अब ये और ये दोनों अलग चीज हो गई, समझ गए कि नहीं? ये नेचुरल लॉग है, ये बेस 10 ऑफ x है। मतलब यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करूं कि log बेस e इनपुट है 2, तो बेटा ये कितना आएगा, या मैं कहूं ln2, ठीक है, तो ये कितना होगा 0.693 होगा। ये कितना होगा भाई, हाँ या ना? अब अगर मैं log बेस 10 कैलकुलेट करूं 2 का, ठीक है, तो ये कितना होगा 0.3010, कुछ ऐसा होता है क्या? अरे भाई हाँ या ना? अच्छा अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मान लो, क्या कर दूं? हाँ कुछ कहना चाह रहे तू? हाँ इन दोनों को क्या कर दूं, मान लो डिवाइड, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ बनेगा ln2, ये कितना है मान लीजिए, ln2 बराबर कितना हो जाएगा, ये जो रेशो है ये आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय log बेस 10 और इनपुट 2। क्लियर है? अब ये इधर आ जाएगा, तो देखिएगा ध्यान से, log e2 या फिर ln2 ये किसके बराबर आ जाएगा बोलो, 2.303 log 10 2। समझ गए कि नहीं? अगर यहाँ पे मान लो 2 की जगह कुछ और होता, 2 की जगह कुछ x मान लेते हैं, तो y बराबर ln x बराबर तो 2.303 log बेस 10x ये होगा। मतलब अगर आपको ln e से ln मतलब बेस 10 में कन्वर्ट होना है तो किस फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303। अरे बोलो यार, जब हम इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं बोलो, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो याद रखना इंटीग्रेट में नेचुरल लॉग आता है। क्या आता है बोलो? तो केमिस्ट्री में जब आप इंटीग्रेट करोगे, क्या केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, डी अपॉन ए बनेगा, इंटीग्रेट करोगे तो वो ln ए बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन वहां पे हम ln ए में तो पढ़ते नहीं है, वहां पे हम किस में पढ़ते हैं, किस फैक्टर में बोलो, ये वाले में। मेरी बात समझ गए? लेकिन इंटीग्रेट होके किस में आता है वो, ln में आता है, log बेस e में आता है। लेकिन हम जनरली पढ़ते किस में है, अरे भाई केमिस्ट्री में पढ़ते किस में है वो, बेस 10 में, बेस। तो क्या ये आपको अब कन्वर्जन फैक्टर क्लियर है? ये चीज कोई समस्या तो नहीं? ये कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया कि नहीं? चलिए दूसरा चीज देखो, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टी की बात करूं तो अगर मैं देखिए ध्यान से, पहली प्रॉपर्टी लॉग बेस टाइप, बेस कॉमन है सब में, है ना, याद रखना, बेस a इंटू बी लिखा है यहाँ तो मैंने लिख दिया यहाँ पे log a प्लस log, देखो मैंने बेस नहीं लिखा, मतलब जो बेस इधर होगा वही बेस, ऐसे नहीं होगा इधर बेस e हो, इधर बेस 10 हो, इधर 22, ऐसा नहीं, बेस कॉमन होगा। बेस क्या होगा इनमें सब में, कॉमन। अरे बोलो, तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई किस में जाएगा, प्लस में। किस में जाएगा? दूसरा बताइए, log a अपॉन बी क्या हो जाएगा, ये log a माइनस log b। तीसरा log, मान लीजिए a टू द पावर b लिखा है, अरे बोलो, या n लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, n log a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो। चलिए, और यहां पे अगर बेस पे पावर m है, मान लो यहाँ a, तो ये क्या होता है, ये 1 अपॉन में m आ जाएगा। बेस पे जो पावर होती है ना वो 1 अपॉन में आती है, और जो यहाँ पे जो मैंने इनपुट टाइप का चीज लिखा था उस पे जो पावर होती है वो कहाँ पे वो कहाँ आएगी। और अगर आगे या कभी ऊपर चढ़ाना हो तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं कि नहीं? अरे बोलिए। चलिए, तो ये 1 अपॉन m log a और b। पांचवा देखिए यहाँ पे, अगर ये सेम हो जाए बेस और
ये इनपुट की वैल्यू सेम हो जाए तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू। और मैंने तो बोला कि अगर ये a का वैल्यू 1 हो जाए यहाँ और ये बेस चाहे कुछ भी हो तो आंसर इज 0। कितना होगा? 0। पहले तो इतना क्लियर है क्या? इतना सबको क्लियर है? देख लो यहाँ पे ध्यान से, कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं? चलिए क्लियर है ये बात। चलिए आपको भी पता है सबको ये सब यूज कहाँ आने वाले हैं। हम जब इंटीग्रेट करते हैं वॉल्यूम के टर्म में, नहीं कहते V1 से V2 इंटीग्रेट करते हैं कि नहीं करते? तो क्या, अरे भाई करते हैं ना आइसोथर्मल प्रोसेस में। और आइसोथर्मल में तो इंटीग्रेट करते हैं तो कहां से V1 से V2 लगाते हैं कि नहीं लगाते लिमिट? तो log V2 माइनस log V1 बनता है कि नहीं बनता है? तो nRT log V2y होता है कि नहीं होता है? ऐसे बहुत जगह पे काम आएंगे ये। हाँ, फिफ्थ पॉइंट बेटा ये भी सेम है, ये भी सेम है। मतलब ये मान लीजिए log या 20 और ये भी 20, तो सो द आंसर इज, अब बोलो क्या कह रहे हो? हाँ, ये दोनों क्या हो जाए बेटा? तो आंसर इज, आया कि नहीं आया? इनके यूज आते हैं, ठीक है। लॉग क्या करता है, ध्यान दीजिए, अगर हम किन्हीं चीजों का लॉग ले लेते हैं तो वो ग्राफ को क्या कर देता है? कंप्रेस कर देता है। समझ गए ना? नॉन लीनियर कर्व को क्या कर देता है? वो कंप्रेस कर देता है, और जिससे ग्राफ कैसे दिखने लगते हैं? हमें स्ट्रेट लाइन दिखने लगते हैं। बोलो क्या दिखने लगते हैं? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे? क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? हाँ, जैसे कोई भी चीज, जैसे आपको तो केमिस्ट्री में देखा होगा ना आपने यार, लॉग वर्सेस ग्राफ बने रहते हैं, नहीं बने रहते? चलो मैं भी चाहो तो ऐसे एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए एक्सेलरेशन बराबर है या कुछ ऐसे कहें, हाँ, v की पावर मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है। v बराबर t टू द पावर 4 है, कुछ है ना, ऐसा कह सकते हैं, या आप जो भी समझो। अब मैं एक काम करता हूं, कुछ ऐसा क्वेश्चन बना देता हूं जिसे थोड़ा सा समझ में आए। मान लीजिए log a वर्सेस log v है, ये वेलोसिटी है और ये इनका ग्राफ कुछ ऐसा है, दैट इज 37 डिग्री। ये कितना डिग्री है मान लीजिए? समझ गए ना? ये क्वेश्चन आया। अब आपसे सिंपल ये पूछा है, बताओ वी वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होगा? वीटी कर्व कैसा होगा, या वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होगा? फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मान लो कुछ ऐसा लिखा है। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे देखना जरा। अब यहाँ पे एक स्लोप तो कांस्टेंट है, तो किसी भी टाइम, मतलब किसी भी जगह v पर, है ना, किसी भी जगह पे तो ये log v होगा जनरलाइज। और ये हाइट कितनी होगी? log a। अरे बोलो, तो log a अपॉन log v कितना आएगा? बोलो 1037 आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? log a कितना हो जाएगा? बोलो। अभी तो चलो ऐसे लिखा रहने देते हैं, इस इधर में ले गया, ये कितना होगा? 3y4 log v। अब देखना एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं यहीं पे, यहाँ पे मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं कि अगर log के सामने कुछ भी लिखा होता है तो वो किस में चला जाता है? पावर में। किस में चला जाता है? किसमें? तो ये जो है, ये क्या चला? देखो, log a बराबर log v पर 3y4, ये हो गया कि नहीं हो गया? ऑन कंपेयरिंग a बराबर कितना आ जाएगा? b की पावर 3y4। तो a बराबर v की पावर 3y, मान लो यही कर्व है, मतलब मान लो यही तुम्हें गिवन होता है, यही तुम्हें गिवन होता है मेन एक्सप्रेशन, और तुम्हें बनाना होता ये वाला कर्व। अरे बोलो, तो क्या फिर log लेके नहीं बनाते दोनों साइड में? तो अरे इसका कर्व तो कुछ कैसा आएगा? वीटी कर्व। अगर मैं इसका ए वी कर्व, ए वर्सेस वी कर्व बनाऊंगा तो कुछ अजीब आएगा, कर्व आएगा कि नहीं आएगा वो? अरे भाई क्या आएगा? ये कर्व आएगा ना, कि नहीं आएगा? कर्व आएगा, कर्व आएगा कि नहीं आएगा? फिर तो जब ये कोई कर्व आएगा तो अब उसको क्या बना देंगे? log लेके क्या बना दिया इन्होंने? स्ट्रेट लाइन। क्या बना दिया?
ग्राफ को कंप्रेस कर दिया, ग्राफ कोई भी स्टेट क्या कर दिया बोलो, ग्राफ को कंप्रेस कर दिया। अरे भाई बोलो, तो ग्राफ कैसा दिखने लगा, मैं स्ट्रेट लाइन जैसा दिखने लगा। क्या दिखने लगा? अरे भाई हाँ है ना, कोई समस्या तो नहीं। मान लो अब इसमें मैंने क्वेश्चन दिया था कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो अब तो प्योर काइनेमेटिक्स से इसको लिखेंगे dv ओवर dt बराबर v की पावर 3/4, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अरे बोलो, अब ये यहाँ पे तुम्हें अभी मैंने इंटीग्रेशन सिखाया नहीं है, सिखाऊंगा जब बता दूंगा। dv बराबर dt, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से v किसका फंक्शन मिल जाएगा आपको? टाइम का। किसका फंक्शन मिल जाएगा? टाइम का। इंटीग्रेशन हमने सीखा नहीं, जब सीखेंगे तब बता देंगे इसके आगे। अभी आप तो इतना समझो कि हमें कितना क्या कैसे कहीं लॉ कैसे बन गया तो कुछ यूज आ सकता है, कुछ काम आ सकता है, समझ गए ना। चलिए ग्राफ को छोटा कर देता है। अच्छा ये सोचो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है, अरे होता है ना। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्चुअल कर्व कैसा होता है? ऐसे होता है, एक्सपोनेंशियल डिके टाइप होता है कि नहीं होता है? अरे भाई होता है ना, लेकिन हम लॉग का ले लेते हैं, लॉग में तो फिर कैसा दिखता है? वो ऐसे दिखता है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन। भाई ये तो याद होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, समझ गए? नहीं है याद तो कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा। चलो अभी इतना लिख लो जल्दी से। समझ गए? क्या देखेंगे आप? एंटी लॉग। अच्छा मैंने ये जो ग्राफ बनाया था ना, वो नेचुरल लॉग का बनाया था जनरली, है ना, जिसमें मान के चलो कि बेस क्या होता है? बेस ग्रेटर देन 1, बेस ग्रेटर देन, तब ये ग्राफ है ना। अरे भाई हाँ है ना, बेस इज ग्रेटर देन 1। चल अब देखते हैं एंटी लॉग। ये क्या है? मान लीजिए कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि y बराबर, जैसे लॉग यहाँ बेस यहाँ x बराबर में y, बराबर में y, कोई दिक्कत तो नहीं? या फिर अरे भाई हाँ या ना यार बोलो, या मैं यहाँ y लिख देता हूँ, यहाँ x लिख देता हूँ, क्लियर है? यहाँ मान लो ये बेस अभी हाल फिलहाल e ले लिया मैंने, कितना ले लिया? ध्यान दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो? पीछे इधर चलो। अब एंटी लॉग में क्या होता है ना, ध्यान देना, ये कौन है? बेस। कौन है ये? अच्छा बेस बताओ जनरली किसे बोलते हैं जो नीचे होता है? अरे घर का बेस, बेसमेंट, सब नीचे वाली चीज का होता है कि नहीं मतलब? अरे बोलो। तो देखो होगा क्या, यहाँ y बराबर बेस की खोपड़ी पे x बढ़ जाएगा। अरे बेस की खोपड़ी पे, तो बेस तो नीचे रहेगा ना, तो एंटी लॉग लेते वक्त ये कंफ्यूजन तो नहीं आएगा कि e की पावर x लिखें या फिर x की पावर e करें, ये कंफ्यूजन तो नहीं आएगा? ये गड़बड़ है कि नहीं है ये वाला? हमें क्या करना है? बेस पे पावर लगाना है। किस पे पावर? बेस पे पावर। बोलो इतना क्लियर है क्या? बोलो इतना क्लियर है? चलिए मान लीजिए कुछ ऐसा अगर मैंने लिखा हुआ है कि log x प्लस 5x, ध्यान दे पा रहे हो यहाँ कि नहीं दे पा रहे? दे पा रहे हैं। बराबर में यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है और यहाँ, मैंने बोला x की वैल्यूज बताइए, मैंने बोला x की वैल्यूज बताइए क्या क्या होंगी। एक मिनट, एक्स स्क्वायर है यहाँ, क्या है? एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? चलो ऐसे कर लें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर माइनस नहीं 6 की पावर 1, 6 की पावर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस मिल गया, कितना हुआ? 0। हाँ तो अब इसके रूट निकालें, कितने आएंगे? अरे बोलो कितना आएगा? प्लस 5 और कितना आएगा? +1। तो सीधा आंसर क्या? मैंने बोला x कितना होगा,
माइनस के, अच्छा एक बात बताइए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस से जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 5। तो 5 और -1 नहीं होना चाहिए? अरे बोलो, तो ये किस में? तो अरे कल ही तो बताया था मिडिल टर्म स्प्लिट यार। 6 और -1, तो 6 और यहाँ पे क्या होगा? x, और ये कितना हो गया? 6 हो गया कि नहीं? -1 इंटू +6 कितना होगा? -6, दोनों को जोड़ेंगे तो +5। अब आया कि नहीं? तो x की वैल्यू एक बार आएगी 1 और एक बार आएगी -6। ये आए यार, x की वैल्यू यहां से सॉल्व करने पे -6 और +1, समझ गए ना? अब यहाँ पे पुट करेंगे, ये तो कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, चेक कर लेते हैं। -6 रखो यहाँ पे, तो कितना हुआ? -6 रखो, कितना हुआ? -30, 36, तो 36 प्लस -30, तो +6 बचा, तो 6 और 6 कितना होगा? 1, मतलब सही है ना? एक बार 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 1 और ये 6, 5, तो 6, तो 6 और 6 फिर से हुए, मतलब जो है सब सही है। अरे बोलो, x की दो वैल्यूज पे ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्लियर है ये चीज? चलिए, समझ में आ गया कि नहीं? एंटी लॉग हमें बहुत जगह लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता? फिजिक्स में काफी जगह लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता भाई? एंटी लॉग लेना पड़ता है ना? मेरी बात समझ गए? चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। एकदम आसान आसान सा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। x मान लो 2 है, बराबर में 8। हाँ बताओ दोस्त, x की वैल्यू? वेरी गुड, x की पावर 2 की पावर, हाँ कितना होगा? 64। अरे यार क्या कर रहे हो तुम? ये सही है, 256, समझ गए? अरे चाहो तो ऐसे लिख लेते हैं यार तुम लोग। अब यही तो गलती कर रहे हो, फिर क्या हो गया कि जो है कि हमारे पेपर में टाइम लगता है करने में, ये कर सकते थे कि नहीं? ये 16 है, ये भी 16 है, 16 इंटू 16, बोला था ना स्क्वायर याद कर लेना। ये गलत होना चाहिए। मान लो ये तूने आंसर निकाला पेपर में सॉल्व करके, फाइनली ये बन गया। तुम तो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं ना, 64, 128, तुम तो कोई भी लगा दोगे। तो फिर अभी भी क्यों सॉल्व करके तो बताना है, हैबिट बनाओ। ये आदत ऐसी होनी चाहिए कि एक बार में आंसर कैसा जाए हमारा, सही जाए, चाहे मैं 5 सेकंड का पॉज ले लूंगा आंसर देने में, पर आंसर कैसा जाएगा। नहीं तो पेपर में यही होता है, टिक करके गोला भर के बाद में अरे यार ये क्या कर दिया, उसका कोई सेंस है क्या? तो एंटी लॉग समझ में आ गया कि क्या है? अरे भाई हाँ है ना? दोनों तरफ लॉग भी ले सकते हैं कि नहीं? टेकिंग लॉग भी लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? अरे बोलो, जैसे मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, x बराबर e की पावर -t/टाउ इंटू a0, कुछ ऐसे लिख दूं। अब मुझे दोनों तरफ लॉग लेना है, क्या लेना है? तो कैसे लूंगा लॉग? जैसे पेपर में ध्यान देना, इक्वेशन है मान लो, ये कंसंट्रेशन की इक्वेशन है ये। अरे बोलो, अब लेकिन पेपर में जो आया है, नीट के पेपर में आया कि लॉग ए वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा, समझ गए कि नहीं? और हमें पता है कि इक्वेशन तो ये होती है, नहीं होती डिके की ये इक्वेशन होती है कि नहीं? या अरे भाई या मान लो ये Q है तो यहाँ पे Q0 होता है। अरे बोलो, टाइम के साथ ये आ सकता है कि नहीं आ सकता? अरे भाई बोलिए। तो अब बेटा क्या लेंगे? पहले यहाँ लॉग दिख रहा है तो टेकिंग लॉग, तो लॉग Q बराबर लॉग के अंदर ये पूरा कचरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कि नहीं आएगा? आएगा। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ध्यान से, ये तो लॉग क्यू ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में तो किस में चले जाएंगे ये? अरे प्लस में चले जाएंगे ना। तो लॉग ई, और बाय डिफॉल्ट हम जो लॉग ले रहे हैं वो नेचुरल लॉग ले रहे हैं, ये भी नेचुरल लॉग ही है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? ये ई लिखा हुआ है एक तरीके से। तो ये जो पावर है ये कहां जाएगी? आगे। क्या जाएगी? तो लॉग Q बराबर लॉग Q0 जो कि कांस्टेंट है,
माइनस टी अपॉन टाउ, और ये कितना हो जाएगा ई इंटू ई 1, कितना हो जाएगा, ये हो गया y, ये हो गया, ये तो कांस्टेंट है, लेट इट बी c, ये t क्या हो गया x, तो 1 अपॉन टाउ x, ये आ गया। स्लोप कितना हो गया 1 अपॉन टाउ नेगेटिव का, अरे बोलो, तो ये कैसा ग्राफ आएगा बोलो, डिके ऐसा ग्राफ आएगा, और ये वैल्यू कितनी होगी, इंटरसेप्ट होगी ना, log q नॉट। इसका जो स्लोप अगर कोई पूछेगा हमसे कि ये स्लोप कितना होगा, ये थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 अपॉन, बोलो हाँ या ना, अरे बोलिए भाई। अदरवाइज इसका ग्राफ एक्चुअली में कैसे होता बोलो, इसका ग्राफ कैसे होता बोलो, Q वर्सेस T का ग्राफ कैसे होता, ऐसे होता कि नहीं होता, अरे बोलिए यार, ऐसे देखे होता कि नहीं। अब सुनो, ये कर्वेचर था कि नहीं था, इस कर्वेचर को ऐसे कंप्रेस कर दिया, पूरे ग्राफ को कंप्रेस कर दिया, तो क्या बन गया बोलो, क्या बन गया, यही तो मैं समझा रहा था आपको। अरे भाई बोलो, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। मेन एक्सप्रेशन पता होगा, लॉग ले लेंगे और उसका ग्राफ बना देंगे। क्लियर है। ऐसे ही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में जो टेम्परेचर होता है वो एक्सपोनेंशियल डिके करता है। कैसे डिके करता है, लेकिन हम लॉग ले लेते हैं, उसका ग्राफ फिर कैसा आता है, ऐसा। क्लियर है ये चीज, चलो नोट करो जल्दी। दिव्या अब क्या आ गए हम लोग, अरे एपी जीपी, अब एपी पढ़ना है कि एपी भी पढ़ना पड़ेगा क्या, यार एपी तो कोई नहीं पढ़ता है यार। हाँ एपी जीपी, अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो एपी तो बहुत रेयर काम आती है फिजिक्स में, लेकिन आपको पता है ज्यादातर काम आपको क्या आता है, जीपी। और जीपी का वो भी कौन सा वाला फॉर्मूला बताओ, इनफाइनाइट वाला, कौन सा वाला बोलो, वही हमें बार बार काम आता है फिजिक्स में। ठीक है, फिर भी चलो एपी तो देख लेते हैं, वैसे काम तो नहीं आता है ज्यादा, फिर भी ये कॉमन सेंस से सबको पता रहता है। चलो एक बार देख लेते हैं एपी, फिर भी अर्थ, इसका नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है ये, इसमें क्या क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस, हर टर्म का क्या होगा, कोई भी दो टर्म पकड़ोगे कंजुगेटिव, उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा बोलो, जैसे इसकी मैं टर्म्स लिखूं ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे एंड सो ऑन लिखते रहूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे बोलो, तो बेटा एक होता है कॉमन डिफरेंस, क्या होता है बोलो, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकाला जाएगा, वो हमेशा, चलो इसको मैं डी से लिख रहा हूं कॉमन डिफरेंस को, या स्मॉल डी से लिख देता हूं, जो भी है। कितना आएगा वो, कोई भी दो कंजुगेटिव ले लो, चाहे ये दो, चाहे ये दो, चाहे आगे की दो। क्लियर है ना ये, तो ये b माइनस ए या फिर c माइनस, हमेशा इक्वल ही आएगा। समझ गए, हमेशा क्या आएगा बच्चों, इक्वल। बोलो मेरी बात समझे या नहीं, हमेशा क्या आएगा बोलो, इक्वल। क्लियर है। अच्छा, इन दो का एवरेज हमेशा ये होगा, इन दो का, जैसे इसको अगर आप देखोगे तो इसको दल ले जाऊं, इसको दल ले जाऊं, तो 2b बराबर a प्लस सी, तो b बराबर क्या होगा बोलो, एवरेज टाइप का। अरे भाई बोलो यार, a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, कुल मिला के ये है। समझ गए कि नहीं। जैसे ये इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, क्या बोलते हैं ऐसे, जैसे आप जब ऐसे कभी कभी कैसे आ सकते हैं, कैसे इसमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं आप, देखना। मान लीजिए मान लोगे कि नहीं, ये डिस्टेंस है मान लो d, कितनी है ये, या जो भी डिस्टेंस है v1 से कवर करी मैंने, कितने से, a से b तक, और b से v1 से, और इसको टाइम लगा कुछ t, यहां पे भी हम गए, इसको लगा v2 और टाइम अगेन लगा t। बोलो हाँ या ना। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगी, इसकी एवरेज वेलोसिटी, अब ऑप्शन है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ v1 v2, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ v1 v2, हार्मोनिक मीन ऑफ v1 v2। बात समझ गए, ऐसे ऑप्शन आ गए, मेरी बात समझ रहे हो ना। अब लो,
ये कौन सी नई वाला आ गई, अगर ऐसे ऑप्शन आ गए तो फिर क्या होगा, हम फंस जाएंगे कि नहीं फंस जाएंगे वहां। अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं? तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बताओ जरा, d1 प्लस d2 अपॉन टाइम टेकन। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? अरे बोलो, d कितना लिखा जाएगा, ये d1 वेलोसिटी इंटू टाइम, कांस्टेंट से जा रहा है ना a से b तक, तो v1 से, तो v1 इंटू प्लस v2 इंटू अपॉन 2t आएगा कि नहीं? अच्छा t कॉमन आ जाएगा कि नहीं? तो कितना आएगा, ये v1 प्लस v2 बाय 2। बोलो हाँ या ना? तो आंसर क्या जाएगा बोलो, अर्थमेटिक मीन क्या जाएगा? जब इक्वल डिस्टेंस होती है तब हार्मोनिक मीन जाता है, आंसर क्या जाता है, ज्योमेट्रिकल मीन नहीं जाता। अरे भाई बोलो, अब बेटा अभी अभी देखो क्लियर है कि नहीं, इससे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? अरे आ रहा है ना यार, तो बस ठीक है चलो। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम एपी के टर्म लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं बोलो? ए, अगला टर्म क्या होगा बोलो, ए प्लस डी, वेरी गुड, ए प्लस, अगला टर्म ए प्लस, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले बताओ मुझे? जैसे मान लीजिए b माइनस ए बराबर होगा डी, b बराबर कितना होगा, a प्लस डी। अरे बोलिए यार, अब c माइनस बी बराबर कौन होगा, d, तो c निकालो जरा, तो होगा b प्लस, और b कितना है बोलो, a प्लस डी। अरे बोलो यार, प्लस डी, तो कितना आया, a प्लस, ये थर्ड टर्म आया कि नहीं, थर्ड पे यहाँ कितना आया, 2d कितना आया। तो ये ऐसे टर्म आते जाएंगे, और nth टर्म बेटा क्या लिख सकता हूं बोलो, a प्लस n माइनस 1d। तो ये कौन सा टर्म होगा बोलो, nth टर्म। कौन सा टर्म होगा बोलिए, nth टर्म होगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? अरे भाई हाँ या ना, कोई समस्या तो नहीं? चलिए अब हमें इसका बेटा क्या करना है, सम। क्या करना है बोलो? अब मैं सम ड्राइव तो नहीं कर रहा, बहुत इजी है, कर सकते हैं, बट अब अपने को बट डायरेक्ट फॉर्मूले से ही मतलब है। तो सम ऑफ क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, बोलो जल्दी, n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बोलिए भाई हाँ या ना, फर्स्ट टर्म प्लस, कोई समस्या? अच्छा लास्ट टर्म भी कौन है, यही तो है एंड टर्म, यही, इसी को तो क्या बोलेंगे हम लोग, मान लो लास्ट टर्म। तो चाहो तो ये यहाँ पे छाप सकते हो, तो और ये मॉडिफाई हो जाएगा n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो a प्लस a, ये हो गया n, हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, सम ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होगा, n इंटू n प्लस 1y, स्क्वायर का सम कितना होगा बोलो, फर्स्ट सम ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कितना आएगा बोलो, n, अरे भाई बोलो ना, n इंटू कुछ ऐसा है ना, 2n प्लस 1 अपॉन में कुछ 6 फिक्स करके लिखा होगा देखो। अरे यार लिखा है ना यार, क्या दिया है, n इंटू, हाँ इंटू, हाँ बस वही तो कह रहा हूं। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1y, और सम ऑफ एक लिखा हुआ, ये क्या स्क्वायर का है, ये किसका है बोलो, स्क्वायर, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, क्यूब का आएगा नेचुरल नंबर, ये इसी का होल स्क्वायर, इसी का होल स्क्वायर। अरे लिखा है कि नहीं, चलो इसका होल स्क्वायर, हमें डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये हो गया, ये किसका सम आया वैसे, ये आया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस
सीरीज स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड तक एन स्क्वायर। क्लियर है ना? और ये किसका सम है ये वाला? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इसका क्यूब। ये किसका है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एन। समझ गए ना? अरे भाई आया ना? कोई समस्या? ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है। कभी कभी काम आ जाता है, ठीक है? तो बस हमें याद होना चाहिए। जल्दी लिखो। लिख लिया? थोड़ा हाथ जल्दी चलाओ। यहां पे देखिए ये क्या होता है? 1 प्लस, अच्छा ये बता, अच्छा ये बाइनोमियल था वो, तो ये अभी जीपी नहीं बताया ना? हाँ चलो, जीपी के जो टर्म्स होते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी एंड सो ऑन। तो अब इनका क्या होता है बेटा? कॉमन रेशियो होता है इनमें। क्या होता है बोलिए? जैसे कॉमन रेशियो होता है इनका, लेट इट बी आर। कितना? जैसे कि कोई भी दो कंजुगेटिव पकड़ लो, कोई भी दो कंजुगेटिव होना चाहिए लेकिन। अरे भाई आया ना? तो ए अपॉन सॉरी बी अपॉन बराबर किसके होगा? सी अपॉन, और यही किसके बराबर होगा? डी अपॉन एंड सो ऑन। क्लियर है ये चीज? लेट इट बी आर, लेट इट बी। तो बी कितना आएगा यहां से? ए इंटू आर। अरे ए का इधर मल्टीप्लाई कर दूं? अरे बोलो। और सी कितना आएगा बोलो? बी इंटू आर। लेकिन बी कितना है? ए इंटू आर। तो ए इंटू आर तो ए, तो आपको समझ में आया? ये सेकंड टर्म, ये क्या है? सेकंड टर्म। और ये कैसा है? तो थर्ड में क्या आ रहा है? आर स्क्वायर। सेकंड में क्या आ रहा है? पावर 1। और तो फर्स्ट में पावर कितना आएगा? फर्स्ट टर्म में कितना आएगा बोलो? 0। ए बराबर ए आर टू द पावर, तो एन, ऐसे ही अगर मैं लिखूं तो nth टर्म में क्या आएगा बोलो? अरे बोलो, nth टर्म क्या हो जाएगा? ए आर टू द पावर n माइनस। समझ गए कि नहीं? कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है? अरे भाई बोलो। चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया कि जो जीपी होती है उसके कुछ टर्म्स होते हैं, तो ऐसे होते हैं ए कॉमा ए आर स्क्वायर। समझ गए ना? अगर ये सम निकालना हो मान लो इन्हीं का मुझे, तो प्लस 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 ए आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन, और ये चला जाएगा। क्लियर है? ये इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। अच्छा याद रखना, अगर ये r ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन, तो अगर इनफिनिटी तक जा रहा है तो जीपी का जो सम होगा ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, कब? जब ये ऐसा है, इफ r ग्रेटर देन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना हो जाएगा? ये इनफिनिटी आएगा। कितना आएगा? अरे टर्म बढ़ते ही चले जाएंगे ना, बड़े बड़े होते चले जाएंगे वो तो। अरे भाई होते चले जाएंगे ना, तो इनका सम कितना आ जाएगा बोलो? इनफिनिटी। कितना आ जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो जीपी गिवन है कुछ 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन। तो आर कितना है यहाँ पे बोलो? 4/2/1 या 4/2 या 8/4। बार बार कौन आ रहा है? क्या ग्रेटर देन 1 है? तो इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा? इनफिनिटी। कितना आएगा? अरे भाई हाँ है ना? ये डाइवर्जिंग होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे? चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा है कि इफ यदि r इज लेस देन 1, तो सम क्या आएगा? इसका जो सम आएगा वो कैसा आएगा? फाइनाइट। क्या आएगा? बस यही चीज तो हमें प्यारी है फिजिक्स में, है ना? यही बस हमें यूज आने वाला है। तो देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला आएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, वो आएगा यहाँ पे
फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। अरे भाई आया ना, इसको चाहो तो आप एस इन्फिनिटी लिख दो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। चलो बताओ अनुराग, सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, किसी को याद है सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला? हाँ बताओ। अपॉन आर। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, एन इज ए नंबर ऑफ टर्म्स, सही है। इसने फाइनाइट का फॉर्मूला बोला, मतलब एन टर्म का फॉर्मूला बोला, क्या बोला? एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अब यहां पे सोचो, आर अगर लेस देन 1 है, आर अगर और उसकी पावर इनफिनिटी, तो ध्यान देना 1 से अगर थोड़ा सा भी छोटा है, इसकी पावर अगर इनफाइनाइट है, तो ये 0 आएगा। कितना आएगा? तो ये टर्म 0 हो जाएगा इन दिस कंडीशन। हाँ, ये वाली लेस देन 1 वाली में, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 1, तो क्या आएगा? a अपॉन 1 माइनस। अब समझ गए? अरे भाई हाँ या ना? क्लियर है ये? अगर 1 से थोड़ा सा भी ज्यादा होता है और उसका पावर इनफाइनाइट है, तो आंसर इज इनफाइनाइट, आंसर इज, याद रखना। क्लियर है ये चीज? 1 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, बहुत कम, तब भी पावर इनफाइनाइट पे क्या आंसर आएगा? थोड़ा सा भी छोटा हुआ तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा ये बोलो? 0 टेंस टू 0। क्लियर है ये? अरे भाई बोलो। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? आपको तो पता है कितनी जगह पे बनता है ये। लो यही एग्जाम्पल लो, मान लीजिए यहां पे आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, ओरिजिन पे क्या लिखनी है? यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ भी माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी माइनस क्यू, एंड सो ऑन इनफिनिटी तक। क्लियर है? ये कोऑर्डिनेट है a,0, ये वाला कोऑर्डिनेट है 2a,0, ये कोऑर्डिनेट है 4a,0 एंड सो ऑन। अब बताइए यहाँ पे लिखना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ओरिजिन पे, तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए? अगर लिखूंगा तो सब राइट वर्ड में आएंगे सब। अरे सब अपनी तरफ खींचेंगे ना यार। कितना आएगा? k क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस, इसकी वजह से हो गया ये, इसकी वजह से k क्यू बाय 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो k क्यू डिवाइडेड बाय 16a स्क्वायर एंड सो ऑन इनफिनिटी तक। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? k क्यू बाय a स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस, जब 1 का स्क्वायर छोड़ दो, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 4, 1 बाई 16 एंड सो ऑन आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये जीपी है? क्या ये जीपी है? कितना है ये जीपी? और देखो 1 बाई 16 डिवाइडेड बाई 1 बाई 4, 1 बाई 4 आएगा, या 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई 1, तब भी 1 बाई, तो कॉमन रेशियो कितना आया बोलो? 1 बाई 4। तो k क्यू बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट, तो फर्स्ट टर्म कितना है? 1 माइनस 1 बाय 4। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये कितना होगा? 3 बाई 4। फाइनाइट आया ना कि नहीं आया? देखो इनटू, क्योंकि r लेस देन 1 था, इनटू k क्यू बाय ए स्क्वायर। समझ गए ना? तो ये आंसर आ गया प्लस आई की तरफ। तो यहाँ बिना, अच्छा फिजिक्स तो यहीं तक थी ना, फिर अगर ये नहीं आता आपको सॉल्व करना, तो आंसर आ पाएगा क्या आपका? बताइए, आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये 4/3 होगा ना। यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा? 3/4 डिनोमिनेटर में, तो ऊपर 4 पहुंच जाएगा, तो 4/3। ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये x, जल्दी। हाँ, ए वाई, सबको पता है ये? नहीं पता? कैसे निकलेगी? तुम बताओ।
कैसे है ए बाई रूट 3? नहीं पता बेटा, ये 30 डिग्री है, तो क्या होगा cos 30 बराबर कितना आएगा बेटा? ये कितना है? a बाई 2। ये कितना है बोलो यहां से यहां तक? तो a बाई 2 डिवाइडेड बाई x, ये कितना होगा? रूट 3 बाई 2। कितना होगा बोलो? अरे बोलो, 2 से 2 रूट 3 नीचे जाएगा, x इधर आएगा। x बराबर ए वाई, याद होना चाहिए। अब समझ गए? चलो, एरिया कैसे लिखेंगे ट्राइंगल का? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, वैसे कोई भी ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इनटू, हाँ, तो यहां पे जो एरिया आएगा, देखिए ध्यान से, ये हाइट कितनी होगी? ये पूरी हाइट होगी ना h, ये h कितनी होगी? तो इसका साइन कंपोनेंट ही होगी हाइट। अरे बोलो, इसका साइन थीटा ही तो होगा। तो हाफ बेस तो a है ना, इंटू ये रूट 3 a बाई 2, तो रूट 3 बाई 4a स्क्वायर। सारे एंगल तो 60 डिग्री के होते हैं, ये तो पता ही है भाई, पता है ना ये। चलिए मान लीजिए ए रेगुलर पॉली, ये हेक्सागन है, ठीक है। चलो रेगुलर क्या है? हेक्सागन। बताओ बेटा, ये कितनी होगी 2 पॉइंट के बीच की दूरी इनकी रेगुलर हेक्सागन में? बताओ ये कितना होगा? 2a। कैसे बेटिया बताओ? ठीक है, वो तो चलो समझ में आ गया जो आप कह रहे हो, है ना। लो ये ए हो गया है ना, ये कितना है फिर? a बाई 2। कैसे? ये राइट एंगल ट्राइंगल है मान लीजिए, ओके। अब क्या करो? कोई एंगल वेंगल बताओ, बिना एंगल के तो होगा नहीं। तो अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, चलिए ये सब भी पता होना चाहिए। इधर देखो अब, कोई भी पॉलीगॉन हो बेटा, प्लीज यहां ध्यान दीजिए, कोई भी पॉलीगॉन हो, उनका बीच का एक जो एंगल है थीटा, वो कैसे निकलेगा? थीटा कैसे निकलेगा देखिएगा ध्यान से। 360 रेगुलर पॉलीगॉन, क्या? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड कितनी है? 6। कितनी है? तो 360 बाई 6 कितना आएगा? 60। कितना आएगा? इवन इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये कितनी साइड है बोलो? 3। तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 120। तो ये 120 होता है ना, 120। तो यहाँ पे कितना आएगा? 60। कितना आएगा ये? कितना आएगा ये? और जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस, तो ये 60 है, तो ये जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। तो अगर ये 60 है तो ये वाले एंगल भी क्या होंगे? 120 होंगे मिलके, लेकिन इक्वल होंगे, तो ये भी 60 और ये भी, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा बन गया पूरा। अरे बना या नहीं? तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो जितनी साइड ये होगी उतनी साइड, तो ये भी यहां से यहां तक ए होगा और ये भी यहां से यहां तक। जो ये बता रही थी वहां से भी आंसर आएगा कि एंगल, जैसे इसमें बच्ची बोल रही थी ना ऐसे कि सर ये a बाई 2 होगा, ये वाला कितना होगा ये? क्योंकि ये एंगल कितना है, टोटल एंगल कितना है? ये 60 है ना ये वाला, तो ये 60 है और ये a है, तो a का कौन सा कंपोनेंट है? cos थीटा आएगा। ये कितना आएगा? a का, तो cos 60, तो कितना आएगा? a बाई, तो ये a हो जाएगा, ये a बाई 2 हो जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। ऐसे कहना चाह रहे थे ना, तो वो एंगल बस बताना आपका रह जाता, बस समझ गए? अरे भाई बोलो, ठीक है। तो ये अच्छा, इनके बीच की दूरी भी अब निकाल लोगे, है ना, आराम से। ये इसका कौन सा कंपोनेंट है? ये कैसे कर लेंगे? ये कंपोनेंट ले लेंगे, हाँ चलो। जिससे पूछूंगा आंसर वही करेगा।
ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी, ठीक। ये हाइट है एच। तो बताओ बेटा पीछे कितना होगा इसका एरिया, एरिया कितना होगा इस चीज का पूरे का? हाफ इंटू ए प्लस बी, ये होगा एरिया। अब देखो बड़ा दिक्कत आ रहा है यार। अब देखो करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो पैरेलल साइड है ये दोनों, इनका एवरेज ले लो। इनका क्या ले लो, क्या ले लो? इनटू हाइट इनटू ये निकल। ये तो हमें कितनी ज्यादा जगह काम आएगा ट्रेपेजियम का एरिया भाई। पैरेलल साइड का एवरेज, पैरेलल साइड का इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अरे बोलो भाई, हाँ या ना? ये तो बहुत ज्यादा काम आएंगे ना यार, हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। क्लियर है ये चीज कि अनक्लियर है? क्लियर है। चलो ये तो ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया कितना कितना होगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ तुम बताओगे आसी, ये हेमिस्फीयर है सॉलिड, इसका वॉल्यूम कितना होगा? सोनी बेटा वॉल्यूम कितना होगा? हाँ सरफेस एरिया कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा? मैंने कल याद करने के लिए नहीं दिया था। कितना? हाँ 2/3 पाई आर स्क्वायर। जैसे पूरे का कितना होता है, 4/3 होता है ना, तो आधे का कितना होगा? और सरफेस एरिया टोटल होता है 4/r स्क्वायर, तो आधे का कितना होगा? अब देखो ये भूल रहे हो ना, ये सब चीजें भूलना नहीं है हमें, समझ गए? सिलेंडर का वॉल्यूम कल ही लेकर आया था वैसे तो मैंने। हाँ ये H हो गया और ये R हो जाएगी, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर H। सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कितना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया? 2πRH। यही होगा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो 2πRH तो होगा इस पूरे इसका, अरे बोलो कर्व्ड सरफेस का, समझ गए? अगर ये वाले भी जोड़ने पड़े तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 और करना पड़ेगा ना। अरे बोलो बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये सब कुछ बहुत बढ़िया से आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? कौन का वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर H या L? हाइट। चलो सर कर्व्ड सरफेस एरिया, एक मिनट बताओ। पाई आर कर्व्ड बताओ, बस कर्व्ड, फ्लैट वाला मत बताओ। हाँ ये वाला बताओ, कौन कौन का जो होता है कितना आएगा? पाई आर एल कितना आएगा? और एल यहाँ पे क्या होगा? स्लैंट टाइप। एल क्या होता है? √r स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और अगर ये भी वाला भी जोड़ना होगा तो प्लस पाई आर स्क्वायर। समझ गए? मैंने कल बोला था ये याद होना चाहिए। देखो अभी पूछ रहा हूं तो बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सर पूछ रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। बोला था ना कल याद करके आओगे, बोला था कि नहीं? कहाँ करके आए यार याद? फिर कहोगे आगे दिक्कत आ रही है सर, दिक्कत आ रही है। आएगी दिक्कत, जितना बोल रहे हैं छोटा सा काम वो भी नहीं करके आ रहे हो आप लोग। सोच के देखो एक बार, कितनी गलत बात है ये।
जितना काम, अभी कोई काम भी नहीं मिल रहा है ना, इतना क्या ही काम मिल रहा है फिजिक्स में, कोई काम है कोई? ये आज 10 मिनट में 20 मिनट में हो जाता होगा काम, जो भी मिलता होगा वो। जितना भी आपका पेंडिंग वर्क है आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो बोला है वो दिमाग में सेट होना चाहिए। मैंने पढ़ा दिया, मैं ये मान के चल रहा हूं ना कि जितना मैंने बता दिया उतना आता है, इसके आगे अब मैं पढ़ा रहा हूं। अगर तुम्हें उतना नहीं आ रहा फिर दिक्कत है ना आगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें सिलेंडर का वॉल्यूम आता है और तुम्हें आता ही नहीं है, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? मैंने जो बोला था टेबल याद करने के लिए, क्यूब याद करने के लिए, स्क्वायर याद करने के लिए, स्क्वायर रूट याद करने के लिए, वॉल्यूम वगैरह सर्फेस एरिया याद करने के लिए सब कुछ होना चाहिए याद। सुन ली मेरी बात ये? चलो, तो पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। पहला पेपर है तुम लोगों का, मैं बस समझ गए।